दुश्मन समाचार आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। संसद समाचार में आप सभी का स्वागत है। संसद समाचार में आपको बताएंगे संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदन की जुड़ी हुई आज की कार्यवाही की खास जानकारी। शुरुआत करते हैं लोकसभा के साथ। लोकसभा में आज भी केंद्रीय बजट पर चर्चा जारी रही। लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2026-27 के लिए कुल 53.47 लाख करोड़ रुपए के व्यय का प्रस्ताव किया। मंत्री ने कहा कि केंद्र से अलग अलग कर संग्रह के रूप में 25.44 लाख करोड़ रुपए राज्यों के पास जाएगा। उन्होंने बताया कि वित्त आयोग के अध्ययन के बाद कहा गया है कि केंद्र से राज्य सरकारों को जो पैसा जाना है वो ठीक ढंग से गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा था कि कोई भी राज्य पीएम गतिशक्ति योजना का हिस्सा बन सकता है। उन्होंने कहा कि युवाओं और दिव्यांगजन को अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार दिलाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उनका कहना था कि अलग अलग क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि क्षेत्र में डिजिटल योगदान को लेकर पूरा समर्थन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को धन्यवाद कहना चाहिए कि कई परेशानियों के बावजूद वो कृषि क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट 2026 से लेकर 2050 तक के कई सारे विषयों को समाहित करता है। इसमें इसलिए कई दीर्घकालिक निवेश हैं। उन्होंने बायोफार्मा संबंधी परियोजना, सेमीकंडक्टर मिशन और कार्बन कैप्चर जैसे क्षेत्रों में निवेश का उल्लेख किया। निर्मला सीतारमण ने कहा, हम अवसंरचना बढ़ाने पर भी जोर दे रहे हैं जिससे सामान की आवाजाही तेज और सस्ती होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि एमएसएमई पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। सरकार ने स्पष्ट घोषणा की है कि मध्यम उद्योग जिन्हें निर्यात बढ़ाने की क्षमता है उन्हें और मदद दी जाएगी। उन्हें इक्विटी हेल्प, पेशेवर मदद दी जाएगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम गतिशक्ति के मानकों के अनुरूप कोई भी राज्य एलाइड हेल्थ सर्विस योजना के लिए पात्र रखता है जिसमें अस्पताल, मेडिकल, शिक्षा और अन्य सहयोगी सेवाएं एक ही परिसर में होंगी। मेडिकल टूरिज्म हब बनाने के लिए भी सरकार का जोर है, इसीलिए बहुउद्देशीय स्वास्थ्य सेवाएं केंद्र बनेगा। कोई भी राज्य इसके लिए पात्र हो सकता है। इसमें आयुष भी शामिल है। उनका कहना था कि शिक्षा में कौशल को शामिल करने का विचार जिससे छात्र उद्यमी बने, ऐसा प्रयास किया गया है। इसके लिए किसी राज्य में औद्योगिक क्लस्टर के पास मेगा उद्यमशीलता निर्माण केंद्र बन सकते हैं। ये भी किसी राज्य में भी बन सकते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि आइकॉनिक टूरिज्म सेंटर की घोषणा भी की गई है। इसको जॉब से यानी कि नौकरियों से जोड़ने वाली भी एक योजना है। 10,000 गाइड तैयार करेंगे, उन्हें 12 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे रोजगार बढ़ेगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्व सहायता समूह की महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री ने लखपति दीदी की शुरुआत की। हर गांव में ये तैयार हो रही हैं। उन्होंने सरकार से हर क्षेत्र में रोजगार के लिए ध्यान रखकर काम करने की बात कही कि सरकार रोजगार को केंद्र में रखकर अपनी नीतियां बना रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि कोकोनट प्रमोशन योजना की घोषणा भी की गई है जिससे 1 करोड़ किसान के लिए तत्काल फायदे की योजना है। केरल को कुछ नहीं मिलने के विपक्षी सदस्यों के आरोपों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नारियल राज्य की जीवन धारा है। उन्होंने कहा कि राज्यों के मुद्रास्फीति के आंकड़ों में केरल का आंकड़ा केवल कोकोनट की किल्लत का कारण असर पड़ता है। भारत सरकार, केरल समेत हर नारियल उत्पादक राज्य भी सरकार के प्रयासों से लाभान्वित होंगे। इससे पहले बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट की आलोचना की और कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में भारत और उसके किसानों के हितों की अनदेखी की गई है। भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने उन पर पलटवार करते हुए कहा कि वो सदन में असत्य बोल रहे हैं तथा उनके पास तथ्य नहीं है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो भारत के लिए गर्व और मुस्कुराने की बात है। अनुराग सिंह ठाकुर ने भारत में डेटा सेंटर के लिए बजट प्रस्ताव में 20 साल के लिए कर अवकाश दिए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे भारत में निवेश आएगा, लेकिन राहुल गांधी इसका विरोध कर रहे हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने आयुष्मान भारत योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने इसका विरोध किया था और जनता ने उनकी विदाई कर दी। अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की विदाई तय है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में किसानों के हितों को कुचल दिया गया और इस पर सरकार को शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस समझौते में सरकार ने डिजिटल व्यापार के नियमों पर नियंत्रण छोड़ दिया।
डेटा लोकलाइजेशन हटाया, अमेरिका को डेटा का मुक्त प्रवाह करने की अनुमति दी, डिजिटल कर पर सीमा लगा दी, सोर्स कोड खुलासा करने की शर्त हटा दी और बड़ी टेक कंपनियों को लंबे टैक्स हॉलिडे दे दिए। उन्होंने भारत अमेरिका व्यापार समझौते का हवाला देते हुए कहा कि इतिहास में पहली बार भारतीय किसान एक भयानक तूफान का सामना कर रहे हैं। राहुल गांधी का कहना था कि सरकार ने हजारों एकड़ में फैले यांत्रिक अमेरिकी खेतों के लिए दरवाजा खोल दिया है, जिससे हमारे छोटे किसानों को पूरी तरह कुचल दिया गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को भारत की वित्त व्यवस्था और ऊर्जा को भारत के ही खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करने की छूट दे दी गई है। राहुल गांधी ने कहा कि बजट में इस बात को माना गया है कि ऊर्जा और वित्त को दुनिया भर में हथियार बनाया जा रहा है, लेकिन इस बारे में बजट में किसी कदम का उल्लेख नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें अपने लोगों, डेटा, खाद्य आपूर्ति और ऊर्जा तंत्र की सुरक्षा करनी होगी। बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने कहा कि ये बजट विकास भारत कह उड़ान का रनवे है, यानी कि ये विकसित भारत की उड़ान का रनवे है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में 1990 के बाद बिहार विनाश की तरफ गया, लेकिन राज्य की सरकार में लगातार विकास हो रहा है। आम आदमी पार्टी के सदस्य राजकुमार चब्बेवाल ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि पंजाब के लिए विशेष पैकेज दिया जाए। भाजपा सदस्य सुधीर गुप्ता ने कहा कि यह बजट विकसित भारत की यात्रा को तेज करने वाला बजट है। उनका यह भी कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में देश चौतरफा विकास कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी ने केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल की अनदेखी करने का आरोप लगाया और कहा कि प्रदेश सरकार के बार बार आग्रह के बावजूद केंद्र से उसके हिस्से की बकाया राशि जारी नहीं की गई। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने सदन में प्रश्नकाल के बाद औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। प्रस्तावित कानून के उद्देश्यों और कारणों संबंधी कथन के अनुसार औद्योगिक संबंध संहिता 2020 जिन कानूनों की जगह लेगा उनमें ट्रेड यूनियंस अधिनियम 1926, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की जगह ये लेगा। जो श्रमिक संघ हो, औद्योगिक रोजगार और औद्योगिक विवादों से जुड़े हैं, इसमें धारा 104 के तहत बचत के प्रावधान है। तो ये थी लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी हुई खास जानकारी। और आइए अब आपको बताते हैं संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में सदन की आज की कार्यवाही में क्या कुछ खास हुआ। राज्यसभा में बुधवार को केंद्रीय बजट पर चर्चा हुई। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने कहा कि केवल विकास पर्याप्त नहीं है, नीति निर्माण के केंद्र में रोजगार होना चाहिए। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या सफलता का आकलन केवल निवेश घोषणाओं से किया जा रहा है या युवाओं के लिए सम्मानजनक रोजगार सृजन होगा। जेडीएस सदस्य देवेगौड़ा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित विभिन्न उपायों का स्वागत किया और कहा कि यह बजट ऐसे समय में आया है जब भारत निम्न मध्यम आय से उच्च मध्यम आय वाले राष्ट्र बनने की दहलीज पर है। उन्होंने कहा कि विनिर्माण और एमएसएमई क्षेत्र, कौशल, स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र, सुलभ ऋण और पूर्वों में नियमों के समर्थन से रोजगार पैदा करते हैं। कर सरलीकरण के कदमों का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि करदाताओं का विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण है और ईमानदार करदाताओं को सुरक्षित महसूस होना चाहिए, चिंतित नहीं। भाजपा की कविता पाटीदार ने कैंसर दवाओं को सस्ता बनाने और रक्षा बजट में वृद्धि जैसे कदमों को सराहनीय बताया। भाजपा के अशोक राव चौहान और सतपाल शर्मा ने कहा कि बजट युवाओं, महिलाओं और नागरिकों के कल्याण पर केंद्रित है। भाजपा के सुजीत कुमार ने इसे विकसित भारत के लिए अगले 25 वर्षों का रोड मैप बताया। वहीं कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने कहा कि बजट में सराहनीय कुछ भी नहीं है और अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के प्रभाव को देखते हुए पूरक या संशोधित बजट लाने की मांग की। IUML के हरीश बीरन ने पूछा कि क्या ईमानदार करदाताओं के टैक्स रिफंड को सरकारी घाटे के आंकड़े सुधारने के लिए रोका गया है। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने शहरी क्षेत्रों में छिपी बेरोजगारी और रोजगार की गुणवत्ता का मुद्दा उठाते हुए बजट की आलोचना की। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के लिए 55,000 करोड़ रुपए के आवंटन में से केवल 0.7% अनुसंधान एवं विकास के लिए है और लगभग 50% स्नातक रोजगार योग्य नहीं है। कांग्रेस के चंद्रकांत दामोदर हंडोरे ने कहा कि यह बजट सामाजिक न्याय के लिए नहीं है, जबकि वाईएसआरसीपी के गोला बाबूराव ने इसे उत्कृष्ट बजट बताया और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और कृषि क्षेत्रों में विकास की सराहना की। उन्होंने
पुलावरम परियोजना के लिए 3,320 करोड़ रुपए के आवंटन का उल्लेख करते हुए पूछा कि इसे पूरा होने में कितना समय लगेगा। निर्दलीय सदस्य कार्तिकेय शर्मा ने भी बजट का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भारतीय अर्थव्यवस्था को मृत अर्थव्यवस्था कह रहे हैं, जबकि पूंजीगत व्यय 12.2 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर है। राजमार्ग निर्माण 12 किलोमीटर प्रतिदिन से बढ़कर 34 किलोमीटर प्रतिदिन हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और भारत मोबाइल निर्माण में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। रक्षा उत्पादन 2013 में 45,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। शून्यकाल के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राइट टू रिकॉल व्यवस्था लागू करने की मांग की। उनका तर्क था कि यदि कोई जनप्रतिनिधि अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान अपेक्षित प्रदर्शन नहीं करता है तो मतदाताओं को उसे कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटाने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीशों के महाभियोग का प्रावधान है और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। ऐसे में व्यक्तिगत विधायकों पर या सांसदों पर भी इसी प्रकार की जवाबदेही लागू करने से लोकतांत्रिक निगरानी और मजबूत होगी। राज्यसभा में डीएमके सदस्य पी विल्सन ने सरकार से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा देने और उसकी जांच व प्रवर्तन शक्तियों को मजबूत करने की मांग की ताकि अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की बेहतर रक्षा हो सके। कांग्रेस सांसद जेबी मैथर हिशाम ने सोशल मीडिया के कारण किशोरों में बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य संकट पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि युवा अब वास्तविकता और आभासी दुनिया के बीच अंतर नहीं कर पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी से सांसद अशोक कुमार मित्तल ने गड्ढों के कारण होने वाली मौतों और प्रशासन की देरी से प्रतिक्रिया के संदर्भ में प्रशासनिक लापरवाही पर सार्वजनिक सेवकों की जवाबदेही तय करने की आवश्यकता पर जोर दिया। समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान ने आवारा कुत्तों और बंदरों के आतंक का मुद्दा उठाया और इनसे होने वाले हमलों को रोकने के लिए कार्रवाई की मांग की। जेडीयू के संजय कुमार झा ने दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की मांग की, जबकि कांग्रेस के अशोक सिंह ने अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते के मध्य प्रदेश के सोयाबीन किसानों पर प्रभाव का मुद्दा उठाया। भाजपा के बाबू भाई जेसांग भाई देसाई ने डिजिटल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग का मुद्दा उठाया, जबकि उनके सहयोगी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चिकित्सा जरूरतों को पूरा करने के लिए मेरठ में एम्स की स्थापना की मांग की। सरकार ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि आंध्र प्रदेश के कोठापट्टनम में मत्स्य बंदरगाह परियोजना 2027 के अंत तक लगभग 442 करोड़ रुपए की लागत से पूरी कर ली जाएगी। प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने बताया कि अक्टूबर 2022 में आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को 364 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृति दी गई थी, जिसमें 80 करोड़ रुपए केंद्र का हिस्सा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत था। तो ये थी राज्यसभा के सदन से जुड़े हुए आज की महत्वपूर्ण जानकारी और इसी के साथ संसद समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।